जय हिंद सभी को। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डी ब्लॉक एलिमेंट्स लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम शुरू करते हैं मेटालिक कैरेक्टर से। सो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टीज जो वो शो करते हैं एंड दीज आर डक्टिलिटी यानी तारें बनाई जा सकती है, मेलिबिलिटी यानी आप शीट्स बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं, ठीक है। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, लस्टर है, चमक है, स्ट्रेंथ है। मर्करी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, सभी को पता है। बाकी सॉलिड है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन Cr, Mo and W have maximum number of unpaired electrons. That's why these are very hard metals. Their energies of atomization is very high. ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़्यादातर प्रॉपर्टीज का कारण है। ठीक है, एक तरह का ये एक ट्रिक भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ना आए कभी और रीज़न पूछा हुआ हो किसी प्रॉपर्टी का, तो आप मान के चलिए कि ये हो सकता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको पता है मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है और बॉन्डिंग के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मैक्सिमम है, काफ़ी ज़्यादा है, तो बॉन्डिंग बढ़िया होगी, ज़्यादा होगी, तो इसलिए हो जाएंगे ये हार्ड। इनको तोड़ना कठिन होगा, इसलिए एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन हाई हो जाएगी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मेटल्स वैसे ही आपको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की सोच रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं हमेशा। सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या ये कह लीजिए कि रिड्यूस करना चाहेंगे दूसरे को। ठीक है, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो ई नोट की वैल्यू जो है आपके सामने है। देखिए पहले एक लाइन देखते हैं, द लार्जर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नोट द स्ट्रॉन्गर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ई नोट की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद हो जाए ऑक्सीडाइज। तो आपके पास कुछ मेटल्स हैं, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके आगे माइनस का निशान है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। आप इसमें से अभी फ़िलहाल अगर इन दोनों को देखें, कॉपर जिंक को, इनका इस्तेमाल आप 12th क्लास में कर चुके होंगे, 11th 12th में। एक तरफ आप कॉपर बनाते थे, एक तरफ आप जिंक बनाते थे। ठीक है, इलेक्ट्रोड साल्ट ब्रिज बनाते थे, इन दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ते थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ सॉल्यूशन होता था इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ कॉपर सल्फेट भर दिया, यहाँ जिंक सल्फेट। तो इस तरह से आप ऑलरेडी 11th 12th क्लास में कर चुके हैं। तो होता क्या था, गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखाता था, जो जिंक है, जिंक वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता था। तो देखिए -0.76 है यहाँ पे, और ऊपर लाइन देखिए, नेगेटिव वैल्यू अगर नोट की है तो इट विल बी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ता था, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करता था। ठीक है, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन भागते थे, करंट चलने लगता था। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये चीज़ इसको प्रूव करती है जो आपने 11th 12th में पढ़ा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, यहाँ डी कर लीजिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज लो इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट के मुकाबले ये कम रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ये हम पीछे चले गए। सो दीज शो वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड इट इज ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ n-1d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड ns इलेक्ट्रॉन्स। तो n-1d क्या है? देखिए ns तो यहाँ 4s है, 3d सीरीज की बात करें अगर, तो n-1, n तो 4 है, तो n में से एक माइनस करेंगे तो 3d।
तो आपको पता ही है कि 3D इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उनके निकलने पर या 4s के निकलने पर ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेंगे, उनके ऊपर चार्ज आएगा। तो किस किस तरह की होंगी वो आपके सामने टेबल है। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशंस तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सबकी, ठीक है। किस तरह से हैं ये, 3D सीरीज की बात की थी हमने। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखें स्कैंडियम की, 2 इलेक्ट्रॉन खोए इसने तो +2 आ जाएगी, 3 के 3 खो दिए तो +3 आ जाएगी। यहाँ +2, फिर 1 खो दिया +3, और चारों के चारों खो दिए तो +4। इसी तरह से +2 +3 +4 +5, यहाँ 6 के 6 खो दिए तो +6, 7 के 7 खो दिए तो +7 तक जा सकती है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ 8 है लेकिन 8 नहीं खो रहा है, ठीक है। +6 तक जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्टेबल देखिए +2 या +3 ही है, क्योंकि देखिए इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएँ तो 3d5 बन जाएगा ना, 4s0 स्टेबल कन्फिग्रेशन। इससे आगे जाना नहीं चाहेगा, ठीक है। जो ब्रैकेट्स में है वो अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो ब्रैकेट में रखी हुई है। इसी तरह से ये भी +2 +3 ज़्यादातर शो करेगा, +2 +3 +4 शो किया, +1 +2, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे +2 क्योंकि 3d10 है, तो यहाँ पे भी मेनली +1 जो है ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3d10 रह जाएगा, +2 ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगी यहाँ पर भी। तो आप याद रख सकते हैं कि +3 फिर +4 +5 +6 एंड +7 यहाँ तक, फिर उल्टा +6 +4 4 2 2, 7 के बाद 6 4 4 2 2, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए, 3 4 5 6 7 6 4 4 2 2। इस तरह से आप चाहे तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ से लगाइए और बहुत बढ़िया लॉजिक लगेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। +7 तक तो आप कर ही लेंगे, उसके बाद आपको बता दिया ये तो अनस्टेबल है, नहीं भी शो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ आप शो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्लियर हो जाएंगे आपको, ये आपको आना चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आने चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, अब देखिए फिर से रोल वही रहेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का। S and P block elements are usually white, transition elements are usually colored। तो किसकी वजह से है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये n-1d सब शेल जो है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट से मतलब है वही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का होना, ठीक है। The transition metal ions have unpaired electrons that can be promoted from lower d orbitals to higher energy d orbitals on absorption of energy. That energy is absorbed that corresponds to the energy difference between lower and upper energy d orbitals and the complementary color is reflected। ठीक है, देखिए नीचे का ऑर्बिटल है, एक अपर का ऑर्बिटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, जब वापस आएगा तो कलर शो करेगा, एनर्जी निकालेगा कलर की फॉर्म में। पुरानी बातें हैं 11th-12th की, और जो एनर्जी होगी वो इन दोनों के डिफरेंस के बीच की होगी, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके यहाँ जाएगा, ठीक है। जो एनर्जी डिफरेंस डी ऑर्बिटल्स के बीच का है, उस डी ऑर्बिटल, लोअर डी ऑर्बिटल अपर डी ऑर्बिटल, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इतनी एनर्जी जब पड़ेगी इसके ऊपर, देन इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट to excited state, it will go to upper level, and when it comes it will release energy in form of color, and the color corresponds to the energy difference between the lower and upper energy d orbital and the complementary color is reflected। मान लीजिए ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, अब देखिए ये एक सर्कल बनाते हैं हम, बी आई बी जी वाई ओ ओ आर, विब्ग्यूर, ओ एक फालतू लिख दिए। तो आप देख सकते हैं कि वायलेट के कोरस्पोंडिंग कलर क्या है, येलो है, वायलेट का कोरस्पोंडिंग कलर क्या है, येलो है।
तो ये दोबारा बनाया, वायलेट कलर की लाइट पड़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, वापस आया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा, येलो है मान लीजिए वो, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया आपको ज़्यादातर प्रॉपर्टीज का जो रीजन रहेगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस देखिए क्या होते हैं, विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और डायमैग्नेटिक में क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्शन होता है। ठीक है, आसान सी चीज़ है, आपने पहले भी पढ़ रखा है, पैरामैग्नेटिक भी पढ़ रखा है, डायमैग्नेटिक भी पढ़ रखा है। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। हमने पीछे कॉन्फ़िगरेशंस देखी हैं, लगभग ज़्यादातर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं ये मेटल्स, इसलिए ये क्या है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक, हालांकि वो बात अलग है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स तो सब पेयर्ड होते हैं, 3D से अंदर वाले जितने भी हैं वो सब पेयर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डायमैग्नेटिज्म हर एक के पास रहता है। बट हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं तो उस बेसिस पर हम बोल रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक ये कैरेक्टर शो करते हैं। द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ दीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड दैट इज डिनोटेड बाय म्यू। द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एग्रीज विद ईच अदर, मीन्स आर नियरली सेम, hence only spin contribution of electron gives magnetic moment। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए दो तरह का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर घूम रहा है, एक तो ये इस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहा है, एक तो ये मोशन हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर यहीं घूमता रहेगा और घूमते घूमते आगे बढ़ेगा, खुद भी घूम रहा है और न्यूक्लियस का चक्कर भी काट रहा है, बिल्कुल जैसे धरती सूरज का काटती है। तो दो तरह का मोशन आपको बताया मैंने, एक तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर, दूसरा वो घूमते घूमते एक और चक्कर काट रहा है जिसे बोल रहे हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए। ठीक है, तो दो तरह की स्पिन जनरेट होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से खुद की एक्सिस पर, इसको हम बोल रहे हैं स्पिन कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पाया गया कि ये फॉर्मूला लगाया स्पिन का, और इससे जो वैल्यू निकल कर आई कुछ केसेस में, ठीक है, सभी केसेस में नहीं, कुछ केसेस में जो वैल्यू निकल के आई वो बिल्कुल वैसी थी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, उसके नज़दीक थी। तो ठीक है, ये फॉर्मूला जो है सही साबित हो गया, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं जगह ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है, कहीं नहीं होता है, ये चीज़ें होती हैं। ये आप फिफ्थ सेमेस्टर में जब पढ़ोगे ना इनऑर्गेनिक, वो लेक्चर मेरा यूट्यूब पे है, तो किन केसेस में होता है किन केसेस में नहीं होता है वो वहाँ डिटेल में है। ठीक है, तो यहाँ पे √n×n+2 आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, बोहर मैग्नेट ऑन इज द यूनिट, तो म्यू निकाल सकते हैं यहाँ से आप, एंड n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड bm इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज बोहर मैग्नेटॉन। अब देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दैट आर about 1000 times more magnetic than ordinary metals are called as ferromagnetic substances। ठीक है, यहाँ C आएगा। जो आमतौर पर मेटल हैं, ठीक है, उनके मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा मैग्नेटिक है, और इन्हें कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
इन सॉलिड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मेटल आयंस आर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड एज डोमेन्स। ठीक है, देखिए कोई मेटल का पीस है हमारे पास, तो उसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट बन गए, मान लीजिए इनको डोमेन्स बोल दिया, इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, और हर डोमेन जो है एक छोटे छोटे मैग्नेट की तरह काम करेगा। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस द डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। जो ये हिस्से हैं छोटे छोटे मैग्नेट हैं, ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं, कोई डायरेक्शन इनकी एक नहीं है, हर डायरेक्शन में फैले हुए हैं। एंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स कैंसल आउट इच अदर। तो रिजल्ट क्या होगा कि हर डायरेक्शन में फैले हुए हैं, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का वो क्या होगा, जीरो, कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को। When substance is placed in magnetic field, these domains orient themselves and their three cases can arise as given below। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसको देखिए, इस डोमेन को, इसमें क्या है कि आपके सामने जो एरो है वो एक ही दिशा में है, सारी की सारी एक ही दिशा में है, अलाइनमेंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसो को बोलेंगे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अच्छी खासी म्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकल कर आएगी कि सारी की सारी डाइपोल्स एक ही दिशा में है। ठीक है, अब देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पहला दूसरा तीसरा एरो इधर है, अगला तीनों के तीनों एरो उल्टी डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ। तो अलाइनमेंट ऑफ सम डाइपोल्स इन सेम डायरेक्शन एंड सम डाइपोल्स इन अदर डायरेक्शन गिविंग नेट जीरो डाइपोल। डाइपोल जो हो गया, डाइपोल मतलब दो पोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जीरो हो गया, जीरो। तीन इधर है तो तीन इधर है, कट गया सब कुछ, कैंसल आउट हो गया। अब आता है फेरी मैग्नेटिक, FERRI, यहाँ O था, यहाँ I है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 मैंने इस तरफ बनाए, फिर 9 इस तरफ, नहीं सॉरी 12 इस तरफ बनाए, फिर 3 इस तरफ बनाए। तो यानी कि टोटल इस डायरेक्शन में कितने हो गए, 9 हो गए, और इस डायरेक्शन में 12 हो गए। कुछ ना कुछ बच गया, फिर भी 3 तो बच गए ना ओवरऑल। तो अलाइनमेंट इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस इन अनइक्वल नंबर। ठीक है, 9 इस तरफ है, 12 इस तरफ है, अनइक्वल नंबर हो गया ना, तो कुछ ना कुछ एरोस, कुछ ना कुछ डाइपोल्स बच गए, तो उसकी वजह से इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। यहाँ जीरो रहेगा, यहाँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा खासा, यहाँ कुछ छोटी मोटी वैल्यू रहेगी फेरी में, फेरो में सबसे ज़्यादा, एंटी फेरो में जीरो। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये अगली प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और यहाँ पर देखिए हाई टेंडेंसी है इनकी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड इट इज ड्यू टू 3 रीजंस। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये 3 रीजन बतानी पड़ेंगी। स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज है जो कि लेफ्ट राइट बढ़ता जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी फॉर बॉन्डिंग विद लिगेंड्स। तो लिगेंड्स इनके खाली डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, निकल का कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा, आयरन का देखा होगा, प्रूशियन ब्लू आपने सुना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इन 3 रीजन की वजह से वो बनते हैं। देखिए स्मॉल साइज होगा तो लिगेंड उसकी तरफ तेजी से बढ़कर आएंगे, उसका जो चार्ज है उनको अच्छे से फील होगा, और चार्ज मतलब हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा तो ठीक है वो आएंगे ही आएंगे। और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी हैं, तो लिगेंड को अपना इलेक्ट्रॉन देना है तो कहाँ देगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे देगा। तीनों रीजन बहुत बढ़िया है। जनरली इट इज सीन दैट द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन इज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोज मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, एक मेटल +2 में है, एक मेटल आयन +3 स्टेट में है, तो लिगेंड यहाँ तेजी के साथ बढ़ेंगे इसके पास कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, बजाय के +2 के, और ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस।
अब देखिए आयरन मोलिब्डेनम यूज्ड एज कैटालिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि हेबर प्रोसेस में क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है। और उसमें कैटालिस्ट क्या है, आयरन मोलिब्डेनम होता है। पैलेडियम कहाँ यूज़ होता है, हाइड्रोजनेशन में होता है यूज़, जहाँ हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, तो वहाँ पैलेडियम एज अ कैटालिस्ट काम करता है। कोबाल्ट साल्ट्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वैनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने की प्रोसेस। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये क्विज के ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हेबर प्रोसेस, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हैं ये, और क्विज में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन कैटालिस्ट है, V2O5। ऐसे ही एडम कैटालिस्ट किसको बोलते हैं, PT ओवर PTO, प्लेटिनम ओवर प्लेटिनम ऑक्साइड, रिडक्शन रिएक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ली, बाकी आप बुक से भी चेक कर सकते हैं और ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय हमेशा दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके बनता है, ठीक है। और उनका साइज लगभग बराबर होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सके। इससे क्या होगा, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सिमिलर इन साइज, दे कैन इजीली रिप्लेस ईच अदर एटम्स इन द मिक्सचर, हेंस दे फॉर्म एलॉयज। एग्जांपल, मैंगनीज डिसॉल्व कर जाता है मोल्टन आयरन में, पिघला हुआ आयरन में मैंगनीज डाल दिया तो वो अपनी जगह वहाँ बना लेगा, और इससे उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, मैंगनीज स्टील बनती है, ऐसे बोलते हैं इसको, मैंगनीज स्टील, ठीक है। तो एलॉय व्हील आपने देखे होंगे, पावरफुल होते हैं, स्ट्रेंथ होती है अच्छी खासी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड आई होप आपको सब समझ में आ जाएगा। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।